तो कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपकी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न पत्र को आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र के समरूप तैयार किया गया है तथा वह प्रश्नों को समावेशित किया गया है जो कि आपके गत 4 वर्षों के अंदर बार बार पूछे गए हैं तथा वह प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से 2023 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी जिसके अंदर भी आप पढ़ते हैं सीरीज़ के अंदर या फिर बुक्स के अंदर उसके अंदर आप टिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र के अंदर तीनों प्रकार के प्रश्न को समावेशित किया गया है। सबसे पहले आपके इसके अंदर लघुरात्मक प्रश्नों को समावेशित किया गया है जिनकी संख्या यहाँ पर रखी गई है 12 तथा उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है लघुरात्मक प्रश्न तथा बाद में आपके किए गए निबंधात्मक प्रश्न। तो आपको जिन प्रश्नों पर अधिक ध्यान देना है वो है आपके निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप अगर 3 निबंधात्मक प्रश्न पेपर में करके आते हैं तो आप आराम से पास हो जाते हैं, आपको पास मार्किंग नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि अधिकतर बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन में मिलने की संभावनाएं होती है। छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं जो कि ज़्यादातर डिट्टो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न भी वो लिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर इन्हें पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न बात करते हैं लघुरात्मक में। तो पहला प्रश्न आता है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण लिखिए। यह प्रश्न आपके लघुरात्मक में भी पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी पूछा जा सकता है। मैंने वे सभी प्रश्न लिए हैं जो कि आपके निबंधात्मक भी बन सकते हैं और लघुरात्मक भी बन सकते हैं, पर ये आपका आता है ये आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है ना कि लघुरात्मक। इसमें थोड़ा एडिट में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आपको लिखना है अति लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, इनके आंसर आपको 4 से 5 लाइन के अंदर देना है या फिर 2 से 3 लाइन के अंदर भी आप इनका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा स्पष्ट कीजिए क्या 1857 की क्रांति का एक जो क्रांति थी वो एक सैनिक विद्रोह था, ये आपको साबित करना है। अगला प्रश्न देखिए सालाबाई की संधि का महत्व बताएं। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि गुट निरपेक्षता क्या होती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अवश्य आ सकता है। आपके लघुरात्मक में भी बन सकता है और निबंधात्मक में भी ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। ज़्यादा बड़े इनके उत्तर नहीं देने अगर आपके ये अति लघुरात्मक में आते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, निबंधात्मक में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए पानीपत के युद्ध के बारे में समझाएं। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण मिशन के 2 उद्देश्य बताएं। अगला प्रश्न है नवा मुस्लिम लीग क्या थी या फिर मुस्लिम लीग क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसे कब प्रयोग में लिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, आपके लघुरात्मक में बन सकता है। 4 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कांग्रेस से आपका एक क्वेश्चन बनता है हमेशा ही। अगला प्रश्न आता है हमारा स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। ये आपको समझना है स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। ये भी आपके लघुरात्मक में भी बन सकता है 4 नंबर के में। ये आपके 2-2 नंबर के आते हैं अति लघुरात्मक, और लघुरात्मक आपके 4-4 नंबर या फिर 5 नंबर के भी दे सकते हैं। वो पेपर सेट करने के ऊपर आधार है। अगला प्रश्न देखिए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये तो कुछ 12 प्रश्न थे जो कि आपके अति लघुरात्मक प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लघुरात्मक और निबंधात्मक, जिनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। मैं पुनः बता दूं ये सभी प्रश्न जो अब आ रहे हैं लघुरात्मक और निबंधात्मक, इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ना है पेपर में जाने से पहले, और जिसमें से भी आप पढ़ते हैं बुक में से या सीरीज में से तो इन्हें वहाँ पर मोस्ट लगा लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को अवश्य पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए काल कोठरी। अगला प्रश्न है काल कोठरी घटना क्या थी। सेकंड प्रश्न आता है हमारे लघुरात्मक है, ठीक है, याद रखिएगा इनके उत्तर आपको कम से कम आधे पैराग्राफ में देने होते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। इसके गुण में दोष दोनों लिखने हैं आपको यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी, जिसके अंदर आपके सावित्रीबाई फुले और सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आता है हमारा 6 आंग्ल मराठा युद्ध की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता भारत के राजनीति एकीकरण के मुख्यतः सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए।
और 9वां प्रश्न आता है हमारा भारत पाक संबंधों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका निबंधात्मक में बन सकता है, इसलिए इसमें लघुरात्मक में दिया गया है। जो प्रश्न आपके लघुरात्मक में दिए गए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अवश्य आपको पढ़ के जाना है। लघुरात्मक प्रश्न चाहे से डिट्टो मिले या ना मिले, लेकिन लघुरात्मक और अति लघुरात्मक में से आपको मिले ना मिले, ये वाले छोटे प्रश्न इनकी संभावनाएं कम होती हैं कि आपको डिट्टो ना मिले। पर हाँ, जैसे प्लासी का युद्ध का है तो ये तो आएगा, प्लासी के द्वारा पानीपत के बारे में पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन से पूछा जाएगा, गुट निरपेक्ष का भी पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस से भी एक अगर अति लघुरात्मक प्रश्न बनेगा तो कांग्रेस से भी बनेगा। बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न, हमने देख लिए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कि आपको पढ़ के जाना आवश्यक समझिए या फिर अनिवार्य समझिए, ये समझ लीजिए। इन प्रश्नों को आपको एग्जाम में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये सभी प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आप पास मार्किंग आराम से ले आएंगे, आप पास हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए तथा उसके प्रभावों का विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि इनके उत्तर भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इनके उत्तर भी ले आऊँगा या फिर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे इस प्रश्न पत्र की जो PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल हमारा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध की विवेचना कीजिए। मैंने बोला था ना, मराठा युद्ध का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपके निबंधात्मक में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण एवं इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, 1857 क्रांति से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा निबंधात्मक में। अगला प्रश्न है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने वो प्रश्न उठाए जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि निबंधात्मक प्रश्न जिन टॉपिक्स को बन सकते हैं और जो पूछे गए हैं उस प्रकार के मैंने निबंधात्मक क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको परीक्षा में देखने को मिले, इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न आता है 1920 के असहयोग आंदोलन के कारणों पर एक परिणाम को स्पष्ट कीजिए। परिणामों को स्पष्ट करना है, आपको असहयोग आंदोलन को अवश्य पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आता है M.N. रॉय की नव मानवतावादी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का वर्णन करें। ये प्रश्न को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, दोनों याद कर लेने हैं, 1919 और 1935। एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, इनमें से निबंधात्मक भी आएगा और लघुरात्मक भी पूछा जा सकता है, पर आएगा जरूर, या तो 1919 पूछ लेगा या फिर 1935 के बारे में पूछेगा अवश्य, क्योंकि ये पिछले 4 वर्षों के पेपर में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, डिट्टो ये का ये। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विभाजन के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न भी आपकी गत परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है, वापस पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नियोजन अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थव्यवस्था का प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो पूछा नहीं गया है लेकिन महत्वपूर्ण है, 2023 के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपके जो निबंधात्मक थे ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आपको टिक कर लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूँ, इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पूछ लिया 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण पूछ लिया, और अगर क्वेश्चन आ जाए 1857 के विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको ये नहीं कि भाई हमने तो असफलता के कारण याद किए थे और अब इसके बारे में क्या लिखें। तो देखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न के अंदर जिस चीज़ से आपसे रिलेटेड पूछा जाता है उसको आपको टॉपिक को पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न ही का उत्तर तभी बन पाता है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे दिए, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, और धर्म सुधार आंदोलन हो गया राजा राम मोहन राय के, 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया, और आपके 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर चिंता न करें, आपसे इनसे रिलेटेड कुछ ही प्रश्न पूछ जाए कि भाई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, मान लीजिए वो पूछ ले प्रमुख अवगुण बताएं, इस प्रकार से कुछ भी पूछे, आपको जितना याद है ना 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में, आपको उतना लिख देना है। बस आपको ये करना है कि लिख के अवश्य आना है, सारे प्रश्न अवश्य करके आने हैं और पन्ने अवश्य भर के आने हैं।
देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनर कॉफ़ी चेक करता है, तो आप भी जानते हैं कैसे होती है कॉफ़ी चेक, और मैं भी जानता हूँ कॉफ़ियाँ कैसे चेक होती हैं। आपके निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे पहले बात करें अगर उत्तर लिखने के सही तरीके होते हैं, देखिए सबसे पहले आपको निबंधात्मक प्रश्नों में टॉपिक्स बनाकर लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लिखिए भारत सरकार अधिनियम कौन कौन से बने थे। फिर आप लिखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में थोड़ा डाल दीजिए, फिर उसकी थोड़ी डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद में इसके और टॉपिक्स बनाकर आप लिख सकते हैं। तो देखिए टीचर आपका जब आप टॉपिक बनाते हैं तो सबसे पहले सिर्फ 2 ही चीज़ें देखता है आपका टीचर। एक तो पहले तो शुरुआत में 2-3 लाइनों को पढ़ लेगा कि बच्चे ने किस प्रकार का उत्तर लिखा है। उसे एहसास हो जाए कि हाँ भाई बच्चा जानता है कुछ भारत सरकार अधिनियम के बारे में। उसके बाद में वो आपके टॉपिक्स देखता है कि हाँ बच्चे ने कितने टॉपिक बना लिए और कैसे-कैसे टॉपिक बनाए, और अंतिम देखता है कि वो बच्चे ने कितने पन्ने भरे हैं। कभी भी आपका पूरा उत्तर नहीं पढ़ा जाता, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है। एक प्रश्न का उत्तर 4 पन्नों का होता है, 4-5 पन्नों का होता है, तो किस प्रकार से अगर सब एक-एक कॉपी भरने चले तो चेक होने से रही। इसलिए टीचर हमेशा सिर्फ बच्चे की हैंडराइटिंग, पन्ने कितने भरे हैं और टॉपिक्स किस प्रकार से बनाए हैं, वो देखता है। तो आपको इन प्रश्नों के टॉपिक्स तो अवश्य याद करके जाना है। वर्णन में फिर आप चाहे से जितना आपको नॉलेज है उतना भी आप लिख सकते हैं। अधिक नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बना कर लिख दीजिए वर्णन में, पर टॉपिक्स और पन्ने आपको अच्छे से भर के आने हैं। बीए के अंदर समझ लीजिए पन्नों का ही सारा खेल है, तो इसलिए सभी प्रश्न आपको करके आने हैं। ऐसा ना सोचिए कोई क्वेश्चन कम आ रहा है तो उसको ना करिए, नहीं, उसको करके आइए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो करके आइए। तो ये सभी प्रश्न थे महत्वपूर्ण, और बीए से रिलेटेड इसी तरह के और मोस्ट क्वेश्चन व वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।